नमस्कार, मैं हूं नीलम शर्मा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित गांगुली। ये बहरेपन की समस्याओं के इलाज के विशेषज्ञ हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे आसपास सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है और हम उसको अक्सर नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, जो आगे जाकर बड़ी समस्या भी बन सकता है। लेकिन अगर समय पर हम इसका उपचार करें तो इसका निदान संभव है। आज डॉक्टर गांगुली इसी बारे में आपको बहुत सी ज़रूरी बातें बताएंगे, महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि हमें समय रहते इन समस्याओं के प्रति कैसे सजग रहना चाहिए और इसके उपचार के प्रति हमेशा इस विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। तो डॉक्टर गांगुली, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि हियरिंग लॉस क्या है, इससे हम कैसे पहचान सकते हैं। ये जिसे हम सुनने की क्षमता का हाथ होना कहते हैं, ये इसको 2-3 तरीके से बांटा जाता है जी। ये कान के संरचना में अपन देखते हैं जी। तो इसमें बाहर एक कान है, एक बीच का कान है, एक अंदर का कान जी। तो जो बाहर का कान है और बीच का कान है, इन दोनों में जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे मान लीजिए इन्फेक्शन से हो सकता है, चोट लगने से हो सकता है, मान लीजिए वो किसी दवा से हो सकता है, तो इस तरह कान के इन्फेक्शन से कई बार कान बहुत दिनों तक बहता रहता है, हो सकता है। इस तरह के जो हियरिंग लॉस होता है, इस तरह की जो सुनने की क्षमता में हानि होती है, इसे हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। अच्छा। और दूसरा जो होता है इनर ईयर, अंदर के कान में जो लॉस होता है, उसमें भी इसी तरह, जैसे कुछ तो कभी दवाओं से हो जाता है या कभी तेज नॉइज है ना, शोर से हो जाता है, तेज शोर से जी हाँ। इसको हम जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं जी। क्योंकि वहाँ से सेंसरी ऑर्गन स्टार्ट होता है और एक नर्व से होता है वो ब्रेन तक जाता है जी। इसलिए उस पार्ट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं जी। अब अगर किसी आदमी को दोनों ही जगह पे दिक्कत हो जी, बाहर के कान में, बीच वाले कान में और अंदर के कान में, तो उसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। ओके। अब इस हियरिंग लॉस को उसके सीवियरिटी के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से बांटा जाता है जी। एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट और एक होता है सीवियर। तो माइल्ड एंड मॉडरेट ये जनरली जो है ये अधिकतर ये ट्रीटमेंट इनके अवेलेबल होते हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो चाहे सर्जरी से हो जी। और जो सीवियर होता है उसके लिए हम लोग को डिफरेंट नए टेक्निक की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आप हम ये जानना चाहूँगी मैं आपसे कि इस तरह की समस्याओं के, हियरिंग लॉस के, बहरेपन के मूल कारण क्या होते हैं, क्यों हो जाता है ये? देखिए, जैसे ये शुरू होता है कान के मैल से जी। कान के इन्फेक्शन से, कभी जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कान बहने से कान में सुनाई देने में कमी आ सकती है। कुछ दवाइयाँ होती है जिसे हम ओटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं जी। इन दवाओं को बहुत दिनों तक लगातार लेने पे कान के नसों में कमजोरी आ सकती है। अच्छा। कुछ जैसे अपन ने अभी पहले भी बात की जी, तेज शोर में रहने वाले लोगों को भी नस में कमजोरी आती है। अच्छा। तंबाकू के सेवन से नसों में कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा कभी कभी देखा गया है कि कान में अगर कोई व्यक्ति कान को अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे प्रोफेशनली जी, तो उसमें भी जो है कान में, ये जो बच्चे आजकल सारे समय म्यूजिक सुनते रहते हैं कान में हेडफोन लगा के जी, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना किसी चीज़ का जो है खतरनाक हो सकता है। तो सर, इसका उपचार क्या है, फिर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके उपचार के जो सबसे जो तरीका स्टार्ट होता है वो सबसे पहले तो दवाइयों से या माइनर सर्जरी से, शुरुआती समस्या के दौर में जी जी। जैसे मान लीजिए कान बहता है तो दवाओं से उसे ठीक किया जा सकता है। पर्दे में छेद है तो कई बार अगर उसे सूखा रखा जाए, पानी न जाने दिया जाए, सर्दी जुकाम से बचा जाए, तो पर्दे का छेद भर जाता है, सुनाई देने में कमी ठीक हो सकती है। इसके बाद अगर बहते बहते कान के अंदर की मिडल ईयर की संरचना में कोई अगर क्षति होती है तो उसका छोटी मोटी सर्जरी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जैसे ऑस्टिकुलोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी कहलाता है, उससे उस समस्या का निदान हो सकता है। पर अगर इससे आगे अपन बढ़ते हैं और इनर ईयर में जिसे हम लोग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कह रहे थे, उसका इलाज जो है या तो सुनने की मशीन लगा के जिसे हियरिंग एड कहते हैं उससे हो सकता है, या फिर अगर उसके लगाने से भी फायदा नहीं हो रहा हो, आजकल एक नई विधि आई है जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट, अच्छा जी जी, उससे उसका इलाज संभव हो गया।
अच्छा अच्छा। तो सर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि कॉकलियर इम्प्लांट जो आप बता रहे हैं ये कैसे काम करता है, इससे हमारी सुनने की क्षमता को में जो कमी आई है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जो कॉकलियर इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं जी। वो बेसिकली बायोनिक ईयर कहलाता है। अच्छा, बायोनिक ईयर। यानी कि कान के बाहरी हिस्से से साउंड वेव मिडिल ईयर में उसका एम्प्लीफिकेशन होता है और उसके बाद वो इनर ईयर में पहुंचता है। जी। इनर ईयर में जाके साउंड वेव जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में जी चेंज हो जाते हैं। जी। ये जो चेंज है ये चेंज करता है कॉकलिया। अच्छा। तो कॉकलिया में हेयर सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं कुछ जी। जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा। तो साउंड वेव जाके जब उनको हिलाते हैं जी। तो एक फ्लूइड का मूवमेंट होता है, जी, उससे जो हिलता है उससे इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल अच्छा जनरेट अच्छा। होता है। नर्व के थ्रू जो करंट पोटेंशियल है वो ब्रेन में जाता है। अच्छा। ब्रेन उसको साउंड के डिफरेंट क्वालिटीज एंड क्वांटिटी में, यानी जो प्राकृतिक हमारी सुनने की अंदर संरचना है ये ठीक उसी तरह काम करता है। अब जिन लोगों को सुनाई देने में कमी है, सेंसरी न्यूरल लॉस है, उनके ये हेयर सेल्स जो होते हैं कॉकलिया के ये डैमेज हो जाते हैं। अच्छा। अब कॉकलियर इम्प्लांट जी हम ऐसा इस तरह से उसके इलेक्ट्रोड कॉकलियर इम्प्लांट जैसे ये इम्प्लांट होता है जी, इसमें जो है जी, इसमें इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा। हम इसको कान के पीछे जी, पोर्शन को जो है इम्प्लांट कर देते हैं। जी। और इसका जो इलेक्ट्रोड वाला पोर्शन है जी। ये कान के अंदर कॉकलिया अंदर के जाता जाता है। अच्छा अच्छा। कॉकलिया के अंदर डाल दिया जाता जी। है। अब चूंकि उसके हेयर सेल्स काम नहीं कर रहे हैं तो ये साउंड वेव को ये इलेक्ट्रिकल ओके। इम्पल्सेस में चेंज करके जी, जी। ये इन इलेक्ट्रोड के थ्रू हाँ। नर्व तक छोड़ता जी, है। यानी जो प्राकृतिक क्षमता में कमी आई थी वो उसको इसके ये द्वारा ये replace करता है। दूरी होती इसलिए इसे है। बायोनिक अच्छा ईयर अच्छा। कहते हैं। जी जी। अब वहाँ से क्योंकि ये चीज़ें बच्चों में भी जी। होती हैं, अधिकतर बच्चों में ही होती हैं, जी। बड़ों में भी होती हैं। बच्चों में जो होती हैं क्योंकि बच्चों को इस तरह एक्सपोजर ही नहीं होता है साउंड का, जो बच्चे जी, जी। पैदाइशी वो होते हैं, डेफ होते हैं, तो उनको फिर इस ऑपरेशन के बाद उनको सिखाया जाता है। अच्छा, इस अच्छा। शब्द का मतलब ये है, जी, इसका जी। इसका अर्थ ये है। जी। तो वो धीरे धीरे वो ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो इस तरह से जब इम्प्लांट कर दें और ट्रेनिंग हो तो अगर सही समय पे हो जी। जाए तो 5 साल की उम्र तक वो बच्चा नॉर्मल स्कूल जा सकता है। सुनने Normal सुनने बोलना, की क्षमता उसमें सुनना विकसित हो जाती है। है। जी जी नॉर्मल स्कूल जा सकता जी। है। यही चीज़ अब जी। देखा गया है। अब बड़ों में भी ये जो परेशानी है वो आने लगी जी है। जी। पहले ये होता था कि इसे एजिंग मान लेते थे, जी, कान में हाँ। सुनाई कम दे रहा है, हाँ, aging उम्र के का- साथ हो उम्र के जाता साथ था। हो ही जी, जाता है, मान जी, लिया जाता था। जी। पर धीरे धीरे समाज में बदलाव आया है। अब प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखते जी। हुए कोई भी फिर आदमी की लॉन्जिविटी भी बढ़ी है, जी जी उम्र भी बढ़ी है। जी। तो इससे देखा जा रहा है कि एक लंबा समय एक आदमी अकर्मण्य होकर रह जाता है। जी बिल्कुल। फिर वो समाज से जुड़ा भी नहीं रहता। बिल्कुल। तो उसको तरह तरह के मानसिक विकृतियां भी आने लग जी। जाती हैं। इन सब चीज़ों को उससे बचाने के जी। लिए ये कॉकलियर इम्प्लांट काम करता है। जी जी। तो सर इसके बाद जो सबसे पहली जिज्ञासा मेरे मन में ये आती है कि एक कान की समस्या के लिए आप ये कॉकलियर इम्प्लांट लगा सकते हैं, क्या इसको दोनों कानों में लगाया जा सकता है? ये अगर दोनों ही कान में उसी तरह का जी। लॉस हो जी। तो दोनों कान में लगाया जा सकता जी। है। और दोनों कान में लगाने से कुछ फायदे ज़्यादा होते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि जैसे जी। अगर एक कान में लगाया जाए एक इम्प्लांट, जी जी। तो उससे किस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है जी। ये नहीं समझ में आता। तो दोनों कान से सुनना इसलिए बहुत जरूरी है कि किस पीछे से या किसी भी डायरेक्शन जी। से साउंड आ रहा है उसको जी। लोकेट कर सकें। जी जी। दूसरी बात यह है कि नॉइजी एटमॉस्फेयर जी। में अगर दोनों कान से सुनते हैं जी। तो ज़्यादा बेहतर सुनाई देता है, बिल्कुल। समझ में ज़्यादा आता जी। है। और तीसरी बात यह है कि दोनों कान से जब सुनते हैं जी। तो एक कान एक और एक 2 के जगह एक और एक 3 हो जाता है। अच्छा अच्छा। मतलब सुनने की बिल्कुल क्षमता सही। बढ़ जाती है, जी 2-3 जी डेसिबल बढ़ जाती है। जी जी। तो सर इसमें एक और जो मेरे मन में जिज्ञासा आ रही है कि किस स्टेज पर जाकर आप ये तय करते हैं कि इसको कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत है, किस स्तर तक बहरापन उसका हो जाता है? देखिए ये सारे के सारे जो हियरिंग एड की बात हम कर रहे जी। हैं, पहला जो पड़ाव है वो हियरिंग एड का है, जी। मशीन का है। मशीन जो है 70-80 डेसिबल के लॉस तक काम करती है। जी उसके बाद जो है ये सारे मशीन 80 डेसिबल के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते। जी। आदमी को आवाज़ तो सुनाई देता है पर जी। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि जी। बोला क्या जा क्या रहा है, बोला समझ- जा रहा है। जी। समझ में कमी आती जी है। जी। स्पष्टता नहीं हो स्पष्ट पाती। ना- जी जी तो ऐसी स्थिति में फिर कॉकलियर इम्प्लांट ठीक जी help जी। कर पाता है। अच्छा,
तो सर इसकी कुछ एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं जो और ज़्यादा गंभीर समस्या में उपयोग की जा सके? कॉकलियर इम्प्लांट में ही बहुत सारे नए नए टेक्निक आ गए हैं। जी जी। कॉकलियर इम्प्लांट में जो प्रोसेसर बाहर जो लगता है, जी। जैसे ये हमने अभी इलेक्ट्रोड की बात की जो अंदर इम्प्लांट कर दिया जी जाता जी। है, इसके साथ कान के पीछे यहाँ पर ये एक मशीन लगता है, ये प्रोसेसर कहलाता है। जी जी। ये बेसिकली साउंड वेव को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है यहाँ जनरेट होता है, वो इसको इंडक्शन के थ्रू ये चमड़े के नीचे रहता है अंदर। अच्छा अच्छा। तो ये अंदर है, इसके ऊपर ये जाके फिट हो जाता है जी। तो ये ऐसे लगा रहता है जैसे वो ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हैं बच्चे। जी जी। और ये जाके इसके ऊपर चिपक जाता है, ये साउंड कलेक्ट करता है जी। इसके अब जैसे मान लीजिए एक ऐसा इम्प्लांट आ गया है जो ये सारी चीजें इतनी बड़ी नहीं होगी, सिर्फ इतना बड़ा हो गया। अच्छा। रोंडो के नाम से आया, कुछ किसी के पास अलग अलग नाम से आया है, सिर्फ इतना जो यहाँ चिपक जाता है, दिखता भी नहीं है। अच्छा। इस तरह फिर जैसे इसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस आ गए इसके साथ जी जी। जो इससे आप टेलीविजन को या टेलीफोन को कनेक्ट कर सकते हैं जी। तो इस तरह के धीरे धीरे हर रोज कुछ कुछ नए नए सुविधाएं आ रही हैं कॉकलियर इम्प्लांट के साथ। तो सर ये जो पहले जो हम देखते थे कि सुनने की मशीन लोग कान में लगाते हैं, बार बार तार निकल जाता है, उस समस्या से जूझते थे, उससे ये किस तरह भिन्न है और ज़्यादा उपयोगी है? देखिए अभी जिसकी बात मैं कह रहा था, इसमें तो कोई तार भी नहीं लगता जी। तो इतना ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर इसमें चूंकि मैग्नेट रहता है जी। तो इसमें यहाँ जाके ऐसे चिपक जाता है। अच्छा। ये अंदर रहता है, चमड़े के ऊपर चिपक जाता है। अच्छा अच्छा। तो कोई तार की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर तार वाला पोर्शन भी जैसे ये है, इसमें भी कोई बहुत लंबा तार नहीं है। अच्छा हाँ, छोटा सा। और ये भी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए इसमें टूटने उठने के डर कमी रहता है जी जी। तो इसलिए ये सारी चीज़ों में अब उस तरह की दिक्कतें नहीं रह गई। वैसे भी अभी जो नए हियरिंग एड्स आ रहे हैं उसमें ये इस तरह के हियरिंग एड आते हैं जिसमें तार नहीं है। अच्छा अच्छा, इस तरह के भी आ गए हैं, ये और भी एडवांस आ गया है और छोटा हियरिंग एड आ गया, इतना छोटा हियरिंग एड, तार जो है वो दिखता भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखता। तो सर इसका अच्छा, कान के अंदर चले तो ये आप ज़रूरत के हिसाब से इसको चयन करते हैं या मरीज की आवश्यकता के अनुसार चयन करते हैं? ज़रूरत के हिसाब से तो चयन करते ही हैं, पर कुछ कीमत के अनुसार भी कॉस्मेटिक जो डिमांड रहता है उसके हिसाब से भी रहता है। अच्छा। मान लीजिए जिनको जैसे नहीं दिखाना है कि हियरिंग एड पहन रहे हैं, वो कान के अंदर लगाते हैं। अच्छा अच्छा, पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता उसमें। तो इसका एक जो आमतौर पे देखने में आया है, जब बहरेपन की समस्या आने लगती है खासतौर से बुजुर्गों में, तो उसका कुछ एक सामाजिक प्रभाव भी उनका पड़ता है, उनकी पर्सनालिटी पे पड़ता है, परिवार में उपेक्षा का भी शिकार होते हैं। तो उस सब से बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए एक हेलन केलर नाम की एक फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ करती थी अमेरिका में, 1888 से 1960 तक रही वो जी। वो डेफ एंड डम्ब भी थी और ब्लाइंड भी थी। अच्छा। तो उनसे एक बार पूछा गया था कि आप अगर आपको दोबारा जिंदगी मिले और इस दोनों में से आप कौन सी इन्फर्मिटी लेके जीना चाहोगे जी। उनने कहा था कि जो आदमी ब्लाइंड होता है वो सिर्फ उसका संपर्क सिर्फ कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों से टूट जाता है, देख नहीं पाता। पर जो सुन नहीं पाता उसका संपर्क समाज से टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनने कहा था मैं ब्लाइंड होना पसंद, अगर मुझे ऐसा चुनना पड़े तो मैं ब्लाइंड होना पसंद करूंगी, डेफ होना पसंद करूंगी। सुनने की क्षमता ज्यादा आवश्यक है बजाय आँखों। उन्होंने ऐसा सोचा जी, उन्होंने ऐसा सोचा था, बिल्कुल सही सोचा उन्होंने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सुनने की क्षमता हमारी बिल्कुल बरकरार रहे। तो ये सब सारे जो आप बता रहे हैं इस तरह के उपचार, इनका हमें दर्शकों को ये बताइए कि किस उम्र में या किस स्तर पे जाके हमको इसके प्रति सजग हो जाना चाहिए? शुरुआती लक्षण इसके क्या होते हैं? देखिए क्या है, अपन जैसे सबसे पहले तो कुछ जो बच्चे पैदा होते हैं जी, हमेशा जैसे जो हॉस्पिटल डिलीवरीज होती है, हमारे हॉस्पिटल में हमारी व्यवस्था है कि एक ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन नाम का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के थ्रू हम उसी समय जान सकते हैं, 2 दिन के बच्चे में जान सकते हैं कि उसकी सुनने की क्षमता डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि बच्चे की सुनने की क्षमता जब वो पैदा होता है तभी से डेवलप हो जाती है। तो ये चीज़ अगर अपन को उसी समय पता चल जाए तो अपन आगे का प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए उस समय हमको पता चलता है कि ये बच्चा नहीं सुन पाता जी। अगर वो बच्चा नहीं सुन पाता है तो सबसे अच्छा समय होता है साल भर के अंदर जी, जैसे ही वो जनरल एनेस्थीसिया को सहने लायक हो जाए तभी हम उसका कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। बिल्कुल। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो जन्मजात बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं, या तो हेरिडिटरी कारण, कोई भी जेनेटिक कारण से अगर ऐसा हुआ हो
तो अब इसके बाद आता है 2-3 साल के बच्चे फिर बार बार सर्दी जुकाम से जिनका कान खराब होने लग जाता है, तो उनमें कहते हैं कि उनको 2.5 साल 3 साल की उम्र से सब शुरू होता है। टॉन्सिल एडिनॉइड्स के इन्फेक्शन रिकरेंट होने पे कान में असर आता है। अच्छा। और 4-5 साल की उम्र तक ये सबसे बड़ा कारण है बच्चों को सुनाई कम देने का। उसका हमेशा ध्यान रखें सर्दी जुकाम का ज़्यादा ना हो। और जैसे बच्चे छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, तब अगर वो लिटा के पिलाते हैं तो कई बार वो कान में दूध चला जाता है। जी। कान में तो खैर क्या जाता है, एक्चुअली वो बर्फ करते हैं उससे भी चला जाता है। नहीं, बुजुर्ग लोग पहले सलाह देते थे यहाँ से रेंग के कान में चला जाता है दूध। ऐसा अंदर से जाता है वो। जी। तो वो उस चीज़ से बचना चाहिए, हमेशा उसको बैठा के पिलाना चाहिए दूध, और दूध पिलाने के बाद ऐसे बर्फ करके फिर उसे लिटाया जाए। फिर कान में पानी, तेल, ये सब चीज़ें नहीं डालना चाहिए। कभी भी कान की सफाई नहीं करनी चाहिए। कान में नेचर ने इस तरह से स्किन बनाया है कि कान का स्किन, अंदर का स्किन माइग्रेट होके हर 15वें दिन में बाहर तक पहुंच जाता है। अच्छा। तो उसमें लगा कान का कोई भी अगर परेशानी होगी, वैक्स होगा, कोई कुछ भी चीज़ होगा तो उसके साथ लग के बाहर आ जाता है। तो वैक्स रिमूव नहीं करना चाहिए। वैक्स तो एक्चुअली फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जी। धूल से, जितने भी दूसरी चीज़ें फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्स होता है। तो वैक्स का सिक्रीशन भी होता है सिर्फ आउटसाइड 1/3 एरिया में। ओके। कैनाल के सिर्फ आउटसाइड 1/3 एरिया में वैक्स होता है, अंदर नहीं होता। अंदर नहीं होता। क्लीन करने के प्रोसेस में उसको ढकेल अंदर तक ढकेल देते हैं। इसलिए वैक्स क्लीन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। और बड्स कभी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि बड्स का जो सर्कमफरेंस होता है वो कान के सर्कमफरेंस के बराबर होता है। वो वैक्स को ढकेल के अंदर पहुंचा देता है और वहाँ वो स्टक हो जाता है। अच्छा, तो ये सब समस्याएं आगे जाकर के फिर बड़ा रूप ले लेती हैं। अब फिर जैसे 5-6 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे बार सर्दी जुकाम से बच्चों के कान में पर्दे में छेद होता है। छेद होने के बाद बहता है, पर अधिकतर जब उसे सही समय पे ध्यान दिया जाए तो सब छेद अपने आप भर जाता है। बार सर्दी जुकाम ना होने दें, पानी न जाने दें कान में, इसका हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद की जो समस्याएं हैं, अब धीरे धीरे कभी कभी गले के इन्फेक्शन से कान में एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया जिसे कहते हैं वो होता है। अगर कोई कान में दूसरी दिक्कत हो, जैसे क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसमें कोई न कोई कारण रह जाए, साइनस में इन्फेक्शन रह जाए, गले में टॉन्सिल रह जाए, तो उसके कारण भी होता है। तो उसका भी सही उपचार सही समय पर हो जाए, ज़्यादा दिन तक उसको टालना नहीं चाहिए। इसके बाद और बढ़ते हैं तो फिर नॉइज इंड्यूस डेफनेस और इस तरह के जो परेशानियाँ आती हैं, नॉइज से बचना चाहिए, हमेशा ही बचना चाहिए। नॉइज तो हमेशा ही नुकसान बचना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण इसे कहते हैं। क्रैकर्स वगैरह मतलब आजकल तो काफ़ी कम हो गया है, पर क्रैकर्स फोड़ना हमारे समाज में एक मतलब हैबिट बन गया है। हर सेलिब्रेशन में क्रैकर्स फोड़ते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पटाखे चलाना, तेज आवाज़ के पटाखों से बचना चाहिए। जी। फिर बहुत ज़्यादा जैसे कई बार तेज आवाज़ से कानों में जो घंटियाँ सी बजने लगती हैं, वो सब इसी के लक्षण हैं। वो घंटी अगर कुछ देर के लिए बज रही है तो ठीक है, उसको टिनिटस कहते हैं। जी। वो अगर लगातार बजता रहे, लंबे समय तक बजता रहे, तो फिर वो एक परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वो अधिकतर वो कम तो होता है पर ठीक नहीं हो पाता। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें बस एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये कॉकलियर इम्प्लांट अगर एक बार आपने कर दिया है तो क्या ये लाइफ लॉन्ग रहता है स्टेबल, या इसको चेंज कराना पड़ता है? नहीं, इनको चेंज कराने की फिलहाल जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें चेंज कराने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंदर का पार्ट अपन बार बार ऑपरेट करके उसको चेंज नहीं करते। ऊपर वाले पार्ट को जो है वो अपन मतलब अलग अलग आजकल नए वो आ गए हैं, वो प्रोसेसर चेंज हो सकता है। अच्छा। अंदर वाले पार्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अगले 20 साल तक इसको चेंज करने की जरूरत, किसी भी उम्र में इसको चाहे लगाया जा सकता है। जी। तो दर्शकों, आज आपने डॉक्टर गांगुली से बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण चर्चाएं सुनी, और ख़ास तौर से आपने ये जाना कि कानों की समस्या के लिए हमें किस तरह से लापरवाह नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख के हम अपने कानों को ठीक रख सकते हैं और बहरेपन की समस्या से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। डॉक्टर गांगुली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार।